हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उमंगपुर कहकर एक गांव में वनराज नामक एक गरीब आदमी रहा करता था, जो अपनी साइकिल पर खाना बेचकर साइकिल ढाबे से पैसे कमाकर अपना और अपने छोटे बेटे गोलू का पेट भरता। वनराज की बीवी उपासना की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद वनराज ने ही अपने बेटे को अकेले संभाला होता है। ये ले गोलू बेटा, मैंने तुम्हारी बैग पैक कर दी है और आज टिफिन में छोले और कुलचे दिए हैं और साथ ही मावा बर्फी भी। खुद भी पेट भर के खाना और अपने दोस्तों को भी खिलाना। ठीक है पापा। और हाँ, आज फिर से कोई शैतानी मत करना। टाई पहनो अपनी सही से। देखो कैसे यूनिफॉर्म पहना है। कब सीखोगे मेरे लाल? वनराज एक माँ और एक पिता दोनों की भूमिका निभाता और गोलू को माँ के प्यार की कमी महसूस होने नहीं देता। वो रोज सुबह गोलू को अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल में छोड़ता और फिर वहां से वो गांव के बाजार में जाकर साइकिल पर खाना बेचने लगता। वो खाने को ऐसे बर्तनों में भरकर जाता जिससे खाना दिन भर ताज़ा और गर्म रहता। सभी वनराज के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते और बड़े ही चाव से खाते। ओए होए होए, क्या गाजर का हलवा है जी, और क्या बेमिसाल दाल है। मतलब आज तो मेरा दिल खुश हो गया। और तुसी ग्रेट हो यार वनराजपुरा। अरे मुझे तो एक और प्लेट पकौड़े वाली कड़ी और चावल देना, और हाँ, यह पापड़ भी देना। बहुत ही कमाल का बनाया है भाई साहब आपने। बड़े बड़े रेस्टोरेंट का स्वाद फीका पड़ जाएगा आपके साइकिल ढाबा के सामने। अरे धन्यवाद भाई साहब। ये लीजिए, ये आपका कड़ी चावल और पापड़। वनराज का साइकिल ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। दिन भर उसके साइकिल ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती और उसे एक मिनट के लिए भी चैन की सांस लेने का मौका नहीं मिलता। कभी कभी तो दिन खत्म होने से पहले ही सारा खाना खत्म हो जाता। वनराज की बढ़ती सफलता देख गांव के सबसे बड़े ढाबे वाले मालिक कुंदन सिंह को बहुत जलन और गुस्सा आता है, क्योंकि गांव वाले सिर्फ वनराज के साइकिल ढाबे पर ही जा रहे होते हैं और कुंदन सिंह के ढाबे पर नहीं, जिसके कारण उसे बहुत नुकसान हो रहा होता है। अरे बस, बहुत हुआ उस वनराज का तमाशा। जीना दुश्वार करके रख दिया है उसने। अरे जिसे देखो उसी के 2 कौड़ी के ये साइकिल ढाबा के पीछे लट्टू हुए जा रहा है। पता नहीं ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं उसके इस फटीचर फालतू के साइकिल ढाबा पर। साहब, सुना है उसके साइकिल ढाबा का खाना बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। मैं भी जब जब उसके साइकिल ढाबे के पास से गुजरता हूँ ना, तभी क्या कमाल की सुगंध आती है। गर्मा गर्म सब्जी, रोटी, चावल, छोले, पूरी, खीर और पता नहीं क्या क्या। आय हाय हाय। कुंदन सिंह अपने नौकर को थप्पड़ मारता है। अबे बेवकूफों के महाराज, अगर तुझे भी उस घोंचू वनराज के बकवास साइकिल ढाबे का खाना खाने का इतना ही मन हो रहा है और उसका फैन बनने के लिए तू इतना ही मरे जा रहा है, तो फिर जा उसके पास ही जा। अरे नाना नाना साहब, ऐसा नहीं है। अरे मेरे तो आप ही साहब हो, मैं क्यों जाऊं उस वनराज के पास। कुंदन सिंह अपने ढाबे को फिर से ग्राहकों से भरा हुआ देखने के लिए वनराज के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लग जाता है। वहीं बेचारा वनराज दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता और गोलू का भी ख्याल रखता। साहब, कुछ सोचा या नहीं? उस वनराज नाम के कंकड़ को रास्ते से कैसे हटाना है? हाँ बल्ली, सोच लिया है मैंने। बहुत साइकिल पर सवार होकर आसमान में उड़ता रहता है ना, अब तो मैं उसके पंख ही काट डालूंगा। मतलब आपका जलेबी खाने का मन हो रहा है क्या साहब? नहीं, बहुत जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहे हो ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, उस वनराज का एक्सीडेंट करवाऊंगा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाएगा और फिर ना तो वो साइकिल चला पाएगा और ना ही खाना बना पाएगा। अरे अरे वाह 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 वाह, क्या मास्टरमाइंड हो साहब आप। आपने तो कमाल कर दिया।
एक रात जब वनराज साइकिल से घर जा रहा होता है, तभी कुंदन सिंह के आदमी एक ट्रक में सवार होकर वनराज को ठोक देते हैं और वनराज बुरी तरह घायल हो जाता है और वहीं सड़क पर बेहोश पड़ा रहता है। तभी कुछ देर बाद आसपास के गांव वाले वहां आकर उसे पास के अस्पताल में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट के बाद पता चलता है कि वनराज अभी अपने पैरों से अपाहिज हो चुका है, जिसके बाद वो चल नहीं पाता और अभी गोलू उसकी देखरेख करने लगता है। ये लो पापा, मैंने आपके लिए ये कचौड़ियाँ खरीद कर लाई है। आपको भूख लगी होगी ना, और ये चाय के स्टॉल से चाय भी लाई है। चलिए उठकर बैठिए पापा। अरे धन्यवाद गोलू बेटा, मैं सच में बहुत भाग्यवान हूं जो मुझे तुम जैसा बेटा मिला। तुम्हें भगवान जिंदगी में ढेरों खुशियां और खूब सारी तरक्की दे। जुग जुग जियो मेरे लाल। वनराज के साइकिल ढाबे के बंद होने के बाद कुंदन सिंह अब बहुत खुश हो जाता है और वो अपने नौकर बल्ली से कहता है, देखना बल्ली, अब तो वो वनराज अपाहिज हो गया है और अब उसके साइकिल ढाबे के बंद होने के कारण गांव वालों को तो घूम फिर के मेरे ढाबे पर ही आना होगा। लेकिन साहब, मैं तो कल से अब तक इंतजार कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारे ढाबे पर गांव वाले आए ही नहीं। कुंदन सिंह गांव वालों के आने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन 2 से 3 दिन होने के बाद भी उसके ढाबे पर ग्राहकों का अता पता नहीं होता। अरे साहब, क्यों, कहाँ भाग गए सारे गांव वाले? कहीं एक साथ ट्रिप बनाकर चांद पर तो नहीं चले गए? 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक हालत वैसी की वैसी ही है। ज्यादा दांत मत दिखा बल्ली, वरना हथौड़े से ही तेरे दांत तोड़ दूंगा। आएंगे, ग्राहक आएंगे, तो बस देखना। सहज पके तो मीठा होए, धीरे धीरे से ही सही सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। सपनों में। वहीं दूसरी तरफ वनराज घर पर रहकर बहुत चिंताग्रस्त होता है। पैसे खत्म होते जा रहे हैं, गोलू के स्कूल की फीस भरनी है, राशन भी खत्म होने वाला है घर का, अगले महीने गोलू की पिकनिक है, घर का किराया, मेरी दवाइयों का खर्चा। नहीं, मैं यूं घर पर नहीं बैठ सकता। अपाहिज हो गया हूं तो क्या हुआ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और अपना साइकिल ढाबा तो चलाकर ही रहूंगा। एक सुबह जब कुंदन सिंह अपने ढाबे की ओर जा रहा होता है, तभी वो रास्ते में लोगों की भीड़ देखता है और वो सभी वनराज साइकिल ढाबे का खाना खा रहे होते हैं। ये देख कुंदन सिंह हैरान और दंग रह जाता है। अरे ये क्या, इस वनराज ने फिर से अपना ढाबा खोल लिया, लेकिन ऐसे कैसे? कुंदन सिंह आगे जाकर भीड़ में देखता है, तभी वनराज एक 3 टायर वाली हैंडीकैप ट्राईसाइकिल पर सवार होकर खाना बेच रहा होता है। वनराज हैंडीकैप्ड होकर भी हैंड पेडल वाली साइकिल से अपने साइकिल ढाबे को चला रहा होता है। अरे वनराज भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अपाहिज होने के बाद भी अपने साइकिल ढाबे को बंद नहीं होने दिया और काम कायम रखा। अब तो मैंने तुम्हारा वीडियो शूट करके ही रहूंगा, फिर देखना कैसे लोग तुम्हारे दीवाने हो जाते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। वनराज की ये हिम्मत देखकर कुंदन सिंह के तोते उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि वनराज पर चाहे कितनी भी मुसीबतें डाल दो, वो उन्हें मात देकर ही रहेगा। लगता है मैं दुनिया की हर एक चाल चल लूं, लेकिन ये वनराज वो पत्थर है जो जरा भी टस से मस नहीं होगा। मुझे खुद ही अपने ढाबे को कामयाब बनाना होगा। यूं दूसरों को हराने के चक्कर में खुद ही हारते जा रहा हूं। कुंदन सिंह अपने ढाबे को ठीक करने और सुधारने में जुट जाता है। वहीं अपाहिज होने के बाद भी वनराज साइकिल ढाबा चलाकर बहुत नाम और पैसा कमाता है। पलटनपुर कहकर एक गांव में हरिप्रसाद कहकर एक आदमी जो काफी गरीब था, अपनी बीवी मालती और 2 छोटी बेटियां रानी और विद्या के साथ रहा करता था। उसकी एक खेती थी जहां वो फसल उगाया करता था, लेकिन एक दिन बाढ़ के कारण पूरा खेत बर्बाद हो जाता है और हरिप्रसाद को बहुत सारा नुकसान हो जाता है और वो उस नुकसान के बोझ तले डूब जाता है। अरे नहीं,
नुकसानों का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मालती, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए मालती, हम बर्बाद हो गए। जी ऐसा कुछ नहीं है, हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नहीं मालती, लेकिन क्या अब मुझे मेरा खेत फिर से मिलेगा क्या? तूफानी सैलाब ने मेरा सब कुछ तबाह करके रख दिया। हरिप्रसाद फूट फूट कर रोता है। वो कुछ दिन तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाता। समय बीतता जाता है और उस पर आर्थिक समस्या कहर बनकर बरस पड़ती है। और तभी वो एक ढाबा खोलने का सोचता है। क्या कहा आपने पापा? एक ढाबा? लेकिन आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो आप ढाबा कैसे चलाओगे? हाँ पापा, आप कुछ और काम करने के बारे में सोच लो ना, ये तो आपसे नहीं हो पाएगा। ना ना मेरी फूल सी बच्चियों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खाना मैं नहीं बनाऊंगा, खाना बनाने वाली आपकी माँ होंगी। हाँ बच्चों, पापा और मैं साथ मिलकर ढाबे की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ओके माँ पापा, ऑल द बेस्ट। भगवान का नाम लेकर हरिप्रसाद और मालती ढाबा खोलते हैं और तरह तरह के अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ढाबे पर बेचते हैं। वो दोनों गांव में जगह जगह जाकर दीवारों पर अपने ढाबे के पोस्टर्स लगाते हैं और लोगों के घरों में जा जाकर पैम्फलेट्स भी बनाते हैं। लेकिन इतनी सारी मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी उनके ढाबे पर इतने ग्राहक नहीं आते। एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उन्हें जरा सा भी फायदा नहीं होता और सिर्फ नुकसान ही मिलता है। इन सब से हरिप्रसाद और मालती बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। देखा ना मालती, नई शुरुआत करने का अंजाम। हमने कितनी उम्मीदों के साथ ये ढाबा खोला था, ये सोचकर कि शायद ये हमारी किस्मत का ताला खोल दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतने दिल से, इतनी लगन से काम करने के बाद भी हमें फल नहीं मिला। जी अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो समझ नहीं आ रहा, जो सोचा था वो नहीं हुआ। अब उसके बारे में सोचकर यूं जान को क्यों जलाना? जो हुआ सो हुआ। हमारे कंधों पर हमारी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है, हम उससे अच्छी तरह निभाएंगे, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे। हाँ मालती, मेरा दोस्त आशुतोष कह रहा था कि मिल में वर्कर्स की वैकेंसी है, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाएगी, ऊपर से तीज त्योहारों पर बोनस भी है। मैं तो सोच रहा हूँ वहीं पर चला जाऊं। हाँ हरिप्रसाद जी, अब तो यही सही रहेगा। मैं भी अपने सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम फिर से शुरू कर देती हूँ। काम से घर चलेगा और कम से कम घर खर्च के पैसे तो आ जाएंगे। ढाबे से मिली असफलता को हरिप्रसाद और मालती इतनी बुरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और हिम्मत हारे बिना वो दोनों अलग अलग काम को शुरू करने का तय करते हैं। मालती घर बैठकर ही छोटा मोटा सिलाई बुनाई का काम शुरू करती है। वहीं हरिप्रसाद मिल में इंटरव्यू देने से पहले गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान जी, मैं जानता हूँ कि आप सदैव मेरे साथ हो, अपने सभी भक्तों के साथ हो। आज मैं मिल में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और मुझे वो मिल की नौकरी मिलने दो। मुझ अकेले पर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है भगवान। मैं सब कुछ सही से संभालना चाहता हूँ और एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। हरिप्रसाद आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से मंदिर का परिसर शांत हो जाता है। हवाएं रुक जाती हैं और एक चिड़िया के रोने और तड़पने की आवाज हरिप्रसाद के कानों में गूंजती है। ये क्या? ये आवाज तो जंगल की दिशा से आ रही है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो शायद ये किसी चिड़िया के बिलखने की आवाज है। कहीं कोई चिड़िया किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। हरिप्रसाद भागे दौड़े जंगल की उस दिशा की ओर जाता है जहां से उसे वो आवाज सुनाई देती है। और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक चिड़िया जाल में कैद है और फौरन उस चिड़िया को उस जाल से रिहा कर देता है। जाल से बाहर निकलते ही वो चिड़िया एक जादुई औरत बन जाती है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। ये अलौकिक दृश्य देख हरिप्रसाद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या? आप
एक इंसान हो, लेकिन भला एक चिड़िया इंसान कैसे बन सकती है? मैं एक इच्छाधारी चिड़िया हूँ और मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, लेकिन एक क्रूर जादूगर ने मुझसे बदला लेने की खातिर मुझे इस मायावी जाल में फंसा लिया, जिसे मैं चाहकर भी कभी खोल नहीं पाती। लेकिन तुमने खोल दिया और मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? मेरे स्वर्गवासी पिता कहते थे कि बेटा, इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा और कोई भी धर्म नहीं होता। बस मैंने अपना धर्म ही निभाया है। वो जादुई इच्छाधारी चिड़िया हरि प्रसाद के इस व्यवहार से खुश हो जाती है और उसे क्या चाहिए ये पूछती है। कहो हरि प्रसाद, क्या चाहिए तुम्हें? उपहार तो तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वही तुम्हें दूंगी। बस मुझे अपने मन की इच्छा बताओ। उसे पूरी करने वाली ये इच्छाधारी चिड़िया यहीं खड़ी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हरिप्रसाद उस जादुई इच्छाधारी चिड़िया को अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाता है, जिसके बाद वो उसकी कुछ इस तरह मदद करती है जिससे हरिप्रसाद की दुनिया बदलने वाली थी। ये लो हरिप्रसाद, ये एक जादुई छड़ी है। इसे घुमाने से जिस भी खाद्य पदार्थ का नाम लोगे वो तुरंत तुम्हारी नजरों के सामने हकीकत में प्रकट हो जाएगा और इससे तुम ढेरों पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना खाना बनाने के लिए पैसे, सामान और वक्त जाया करते हुए। लेकिन इच्छाधारी चिड़िया जी, ये छड़ी तो आपने मुझे दे दी, लेकिन इससे तो मैं सिर्फ लोगों को खाना बेच पाऊंगा। पर खाना खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। कहीं फिर से वही हाल ना हो जाए मेरा जो पहली दफा हुआ था। नहीं हरिप्रसाद, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब एक और भी बढ़िया सुझाव देने जा रही हूँ। और वो सुझाव ये है कि तुम ढाबे के खाने को मुफ्त में नहीं, केवल 10 रुपए में बेचना। केवल 10 रुपए? हाँ, लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ उन्हें अच्छा सामान मिले जो फायदेमंद हो। और देखना, 10 रुपए का इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खाकर तो तुम्हारे ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाएगी। उस इच्छाधारी चिड़िया के इस बेहतरीन सुझाव से हरिप्रसाद बहुत खुश हो जाता है और वो उस जादुई छड़ी को घर लाकर मालती और अपनी दोनों बेटियों को सारी बात बताता है। तभी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब आपके साथ हुआ है। सच में आप एक रूप बदलने वाली चिड़िया से मिलकर आए हो। हाँ पापा, काश हम भी वहाँ पर होते, पर मैं तो उस इच्छाधारी चिड़िया से बहुत सारे खिलौने मांगती। अरे सब कुछ मिलेगा रानी बिटिया, विद्या बिटिया। बस एक बार पापा को अपने ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाने दो, उसके बाद तो हर दिन दिवाली ही है हमारी। मैं अपनी बिटियों के लिए वो सब लाऊंगा जो उन्हें बहुत पसंद है। हरिप्रसाद अपने ढाबे का नाम 10 रुपए फूड ढाबा रखता है और 10 रुपए में कोई भी डिश ये देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं और ढाबे पर आने लगते हैं। एक ही दिन में हरिप्रसाद के ढाबे पर ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि वो शाम होने तक खत्म नहीं होती। हरिप्रसाद चुपके से जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके सभी को खाना खिलाता और सभी उस खाने की तारीफ भी करते। अरे वाह वाह भाई साहब, वाह वाह, क्या खाना है। अरे मानो मैं स्वर्ग में चला गया। इतना तृप्त हो गया हूं मैं इसे खाकर। अरे भैया, 10 रुपए में खाना, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। अरे मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में इतनी दिलदार लोग भी रहते हैं। हरिप्रसाद के 10 रुपए ढाबे से बहुत से गरीबों का पेट भी भरने लगता है। उनकी भी भूख मिटने लगती है जो ज्यादा महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और अपने अनोखे और अतरंगी 10 रुपए ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाकर हरिप्रसाद फिर से एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है और साथ ही वो एक नई खेती की जमीन भी खरीद लेता है। रोशनपुर नामक एक गांव में हैदर अपनी बीवी गुलनाज के साथ रहा करता था। सास सुरैया भी साथ में रहा करती थी। गुलनाज और हैदर को एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम अयान होता है। हैदर का गांव में एक बिरयानी ढाबा होता है जहां पर वो तरह तरह की बिरयानी बनाता। ओए होए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मुगलई बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। अरे हैदर भाईजान,
तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है, जादू। इतना लजीज बिरयानी तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। मजा ही आ गया भाई। अम्मी और अब्बू के लिए भी पैक कर दो, और वो दोनों भी पक्का बहुत तारीफ करेंगे तुम्हारी। शुक्रिया भाईजान। हैदर के ढाबे पर असद कहकर एक हेल्पर भी होता है जो उसकी मदद करता है और लोगों को बिरयानी परोसता है। पूरे गांव में हैदर अपनी बिरयानी के नाम से जाना जाता है और सभी लोग खासकर उसके हाथ की बिरयानी खाने उसके ढाबे पर आते। अपनी बीवी गुलनाज के जन्मदिन पर हैदर गिटार बजाता है और गुलनाज की पसंदीदा अवधी बिरयानी बनाता है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ है, मुझे प्यार हुआ है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत और रूहानी आवाज़ है आपकी। शुक्रिया इस लम्हे को और भी यादगार बनाने के लिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो इस बिरयानी के लिए। सच में आप जैसी बिरयानी कोई भी नहीं बना सकता हैदर जी। अरे बनाए भी क्यों ना, आखिर मैं शौहर किसका हूँ, बोलो बेगम जान। हैदर जी आप भी ना। जन्मदिन मुबारक हो गुलनाज, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम्हें हमेशा हंसता हुआ रखे, यही दुआ है मेरी। हैदर की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो जाता है जो उसकी जिंदगी को बुरी तरह उजाड़ने वाला था। ढाबे का सिलेंडर फट जाता है और आग लग जाती है, जिसमें हैदर बुरी तरह जल जाता है। अरे बचाओ बचाओ। हैदर का ढाबा भी जलकर राख हो जाता है और उस दिन असद की छुट्टी होती है। हैदर को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। हैदर को ठीक होने के बाद घर पर ही रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बेटे को। हैदर बेटा, तू जल्दी से ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुझे बहुत जल्दी सही सलामत कर देंगे, बस तू हिम्मत रख बेटा। हाँ हैदर जी, हम सब आपके लिए अल्लाह से दुआ मांगेंगे अब्बू, है ना अम्मी, है ना दादी। हाँ अयान बेटा। हैदर के साथ हुए इस हादसे के कारण घर पर बहुत पैसों की समस्या हो जाती है। अयान को उसकी स्कूल से निकाल दिया जाता है और घर पर भी राशन खत्म होने लगता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है अम्मी जान कि मैं क्या करूं। अयान को भी उसके स्कूल से निकाल दिया है फीस ना भरने की वजह से। घर पर सारा राशन भी खत्म हो रहा है। बहुत चिंता सता रही है मुझे तो। पता नहीं हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है। गुलनाज बहू, तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी। क्यों ना हम दोनों बिरयानी ढाबे का कारोबार संभालें। हैदर को मैंने ही बिरयानी बनाना सिखाया था और अब तुम्हें सिखाऊंगी। देखना, हम दोनों सास बहू मिलकर ढाबे को बहुत ही अच्छे से संभाल लेंगे। लेकिन अम्मी जान, ये सब कहने के लिए जितना आसान है ना, करने के लिए उतना ही मुश्किल है। हमें दोनों तरफ से सोचना होगा। नहीं बहू, इस तरह डर कर रहोगी तो कभी कुछ नहीं कर पाओगी। हमें हैदर की तबीयत और अयान की पढ़ाई के वास्ते ये सब तो करना ही होगा। ठीक है अम्मी जान, आप साथ हो तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। गुलनाज सुरैया के कहना मान लेती है और सुरैया और गुलनाज दोनों सास बहू मिलकर हैदर के बिरयानी ढाबे को फिर से चलाने लगते हैं और ग्राहकों को उनके हाथों से बनाई गई बिरयानी का स्वाद काफी पसंद भी आने लगता है। ये स्वाद तो आपके बेटे के हाथ की बनी बिरयानी से भी ज्यादा मजेदार है भाई वाह। आपका तो क्या ही कहना अम्मी जान, मैं तो आपकी बिरयानी का फैन हो गया हूँ। फैन? लेकिन तू मेरा पंखा कैसे हो गया है? तेरे कहने का मतलब क्या है बेटा? अम्मी जान, भाईजान जिस फैन की बात कर रहे हैं उसका मतलब चाहने वाला होता है। ये आपके हाथों की बनी बिरयानी को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये ऐसा कहना चाहते हैं कि ये आपके हाथों की बिरयानी को पसंद करने लगे हैं, उसे चाहने लगे हैं। अच्छा, माफी चाहती हूँ बेटा, पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसीलिए है थोड़ा। अरे कोई बात नहीं अम्मी जान। अरे गुलनाज भाभी, अम्मी जान, मुझे और 3 प्लेट मटन बिरयानी पैक कर दो। माशाअल्लाह क्या बिरयानी बनी है। मतलब क्या डालते हो आप अपनी बिरयानी में, समझ नहीं आता।
बेटा, खाना तभी स्वादिष्ट और अच्छा बनता है जब वो दिल से प्यार से बनाया जाए। वहीं सबसे बड़ी खुफिया सामग्री होती है किसी भी खाने के स्वाद में चार चांद लगाने के लिए। सुरैया और गुलनाज ढाबे को चलाते हैं और साथ ही हैदर की भी देख रेख करते हैं। सभी गांव वासियों को सास बहू की ये जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और वो उन दोनों के हाथ की बिरयानी की खूब प्रशंसा करते हैं। असद उन दोनों को कहता है, अम्मी जान, गुलनाज भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम अपने बिरयानी ढाबे को ऑनलाइन भी चलाएं। मेरा मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हमारी बिरयानी के फ्लेवर्स को प्रमोट करें और ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से भी अपने ढाबे को कनेक्ट कर लें, ताकि लोग हमारे ढाबे की बिरयानी को घर बैठे बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं। असद भाईजान, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। इससे हमारी बिरयानी दूर दूर तक फेमस हो सकती है। असद बेटा, गुलनाज बहू, मैं तो कह रही हूँ कि हम पोस्टर और पैम्फलेट भी छपवा लें अपने बिरयानी ढाबे का, जिससे और भी प्रमोशन हो, है ना? अम्मी जान, वो प्रमोशन होता है। अरे हाँ निगौड़े, वही वही, जज्बात समझना, भाषा क्यों समझता है। सुरैया, गुलनाज और असद तीनों मिलकर गांव की गलियों में अपने बिरयानी ढाबे के पोस्टर्स लगाते हैं। घरों घरों में जाकर पैम्फलेट्स बांटते हैं और इस तरह से वो अपने ढाबे की पहुंच बढ़ा देते हैं। एक रात जब असद चला जाता है और सुरैया और गुलनाज ढाबे को बंद कर रही होती हैं, तभी वहां पर दो गुंडे आ जाते हैं। उनके हाथों में हथियार होते हैं। अरे जल्दी से जितना रोकड़ा है सारा दे दे, वरना बहुत बुरा होगा, बता दे रहा हूँ। हम अच्छी तरह जानते हैं, उस हैदर के जलने के बाद तुम दोनों सास बहू ने मिलकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अब बारी आ गई है उन्हें हमें सौंपने की, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। गुलनाज और सुरैया बहुत घबरा जाते हैं। हमें छोड़ दो, हम पर रहम करो। मेरा शौहर घर पर बीमार है, मेरा नन्हा सा बेटा, वो भी अकेला है। बेटा, हमें छोड़ दो, हम गरीबों के पैसे लूट कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी खून पसीने की कमाई है। गुंडे सुरैया और गुलनाज की बात नहीं मानते और उन दोनों पर हमला करने ही जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है और पुलिस को बुलाने वाला कोई और नहीं, गुलनाज का बेटा अयान होता है। इस तरह गरीब बिरयानी वाली सास बहू ढाबे का नाम रोशन करती हैं और जब हैदर की तबीयत फिर से ठीक हो जाती है, तभी वो भी ढाबे को संभालने लगता है और वो लोग अपने बिरयानी ढाबे को हर एक गाँव में खोलते हैं और खूब नाम कमाते हैं। नहीं पापा, मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? कुकिंग और होटल मैनेजमेंट करना है मुझे। जो मेरी इच्छा है मुझे वही करना है। नहीं रितिका, तुम अगर कुछ करोगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की तैयारी करोगी, वरना कुछ नहीं। मैं हमेशा से ही चाहता था कि तुम बड़ी होकर एक इंजीनियर बनो। ये कहानी है रितिका की, जो अपने पिता नवनाथ और माँ कौशल्या के साथ रहती हैं। रितिका की इच्छा होती है होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना, क्योंकि उसे कुकिंग करना काफी पसंद होता है और तो और वो स्वादिष्ट और अनोखे डिशेस भी इन्वेंट करती है। लेकिन नवनाथ चाहता है कि रितिका इंजीनियर बने और उसका नाम रोशन करे। रितिका बिटिया, अगर तेरे पापा कोई सुझाव दे रहे हैं तो उसमें तेरी भलाई ही होगी ना। अरे मान लेना फिर उनकी बात और कर ले इंजीनियरिंग। नहीं माँ, आप दोनों मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहती हूँ बस। अरे क्या होटल मैनेजमेंट, यहाँ अपने घर की रसोई तक संभालनी नहीं आती और होटल मैनेजमेंट करना है मैडम को? चुपचाप जो हम कह रहे हैं वही करो। रितिका को नवनाथ की बात माननी ही पड़ती है और वो इंजीनियरिंग कर ही लेती है। जैसे तैसे पास हो जाती है, लेकिन उसे इतने अच्छे नंबर्स नहीं आते, जिस वजह से उसे नौकरी भी नहीं मिलती। वो और नवनाथ बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन असफल ही रह जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है और रितिका की जिंदगी में करण नामक एक लड़का आता है। दोनों एक दूसरे को एक कॉलेज इवेंट पर मिलते हैं और बातें होती हैं। फिर मुलाकातें होती हैं और आगे जाकर प्यार हो जाता है। रितिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अगर तुम हो तो ही ये जिंदगी है। आई लव यू रितिका। विल यू मैरी मी? करण। रितिका, मैं जानता हूं कि हम दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तुम एक अमीर आदमी की बेटी हो,
मैं एक गरीब घर से हूं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। करण, आई लव यू टू। ऋतिका भी अपने घुटनों के बल बैठती है और प्यार भरी आंखों से करण का हाथ पकड़ती है और कहती है, यस, आई विल मैरी यू। मैं तुम्हारी दुल्हनिया बनने के लिए तैयार हूं। ऋतिका जब घर पर करण के बारे में बात करती है, तभी नवनाथ गुस्से से तिलमिला उठता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या ऋतिका? तुम्हें बचपन से मैंने इतने नाजों से पाला है, इसी दिन के लिए। लेकिन पापा, मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ। माँ, कुछ समझाइए ना पापा को। पापा प्लीज मान जाओ ना, करण एक बहुत ही अच्छा लड़का है। लेकिन है तो गरीब ही ना। क्या वो तुझे उस तरह संभाल पाएगा जैसे मैंने तुझे संभाला है बचपन से? नहीं ना? क्यों बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? नवनाथ जी, अब बिटिया इतना कह रही है तो एक बार मिल लेते हैं ना उस लड़के को। तुम चुप रहो भाग्यवान। नवनाथ ऋतिका और करण की शादी से इनकार कर देता है। वहीं करण के घर पर उसकी माँ सुमित्रा, पिता जगदीश और दादाजी राघवेंद्र ऋतिका को शादी से पहले ही बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ऋतिका, अगर तुम्हारे पापा हम दोनों की शादी के लिए राजी नहीं हैं, तो फिर मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझसे पहले उनका तुम पर हक है। हक है, लेकिन मेरा भी तो मन है, मेरे भी जज्बात हैं, मेरी भी इच्छाएं हैं। बचपन से लेकर आज तक पापा ने सिर्फ अपनी ही चलाई है और उनके नक्शे कदम पर चलकर मैं जिंदगी में सिर्फ असफल हुई हूँ। ऋतिका और करण बहुत चिंतित हो जाते हैं। नवनाथ ऋतिका के लिए एक रिश्ता ढूंढता है और वो उसकी शादी एक अमीर लड़के से पक्की करवा देता है। लेकिन इससे पहले कि नवनाथ ऋतिका को किसी और को सौंपे, ऋतिका और करण मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर शादी करते हैं और घर जाते हैं। करण और ऋतिका के गले में वरमालाएं देखकर नवनाथ और कौशल्या हैरान होकर चकित रह जाते हैं। सॉरी पापा, मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ ये सब कर लिया, आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आपको मेरी फीलिंग्स की भी कद्र करनी होगी। मैं यहाँ आपके आशीर्वाद लेने आई हूँ। जहां से आई हो वहीं पर लौट जाओ, दफा हो जाओ, यहां से दफा हो जाओ, और आइंदा से फिर कभी भी अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। नवनाथ ऋतिका का सारा सामान घर के बाहर फेंक देता है और उस दिन से वो ऋतिका से बात करना बंद कर देता है। जहां एक तरफ ऋतिका को अपने पिता की नफरत मिलती है, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह पेश आते हैं। ऋतिका बहू, तू अकेली काम नहीं करेगी, मैं भी तेरा हाथ बटाऊंगी बहू। लेकिन माँ जी। ऋतिका बहुरिया, सुमित्रा तुम्हारी सास नहीं माँ समान है। ऋतिका को उसके ससुराल वाले जरा भी गरीबी का एहसास होने नहीं देते। ए लो बहू, ई कुछ जेवरात हैं, ई का हमने सुमित्रा बहू को भी दिया था जब वो इस घर की बहू बन के आई थी। ई हमार खानदानी जेवर हूं। पर दादाजी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये रस्म और परंपरा तो बस नाम के लिए होते हैं। नहीं ऋतिका बहू, तुम्हें फिर भी इन्हें अपनाना होगा, पापा जी का मान रखने के लिए। ऋतिका उन जेवरों को स्वीकार कर लेती है। ससुराल में भी सभी को ऋतिका के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है और वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। वाह वाह बहू, सच में मान गए तुमको। क्या स्वादिष्ट खाना पकाया है। वाह, मन तृप्त हो गया बेटा। हाँ बहुरिया, ऐसन लिट्टी चोखा तो तुहार स्वर्गवासी दादी ने भी कबू नहीं बनाया, ना ही हमारे अम्मा ने। मैं तो खुद को बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि मुझे एक इंजीनियर बहू मिली है जो इतना बढ़िया खाना बनाती है। थोड़े दिनों बाद अचानक से जगदीश और करण की नौकरी छूट जाती है, जिस कारण घर पर आर्थिक समस्या आ जाती है। सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं अब क्या होगा। मैंने कई जगहों पर फिर से इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन मुझे नौकरी मिली ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबको सड़क पर ही जाना पड़ेगा रहने। तभी ऋतिका के दिमाग में एक बेहतरीन सा सुझाव आता है और वो सभी के सामने कहती है, आइडिया, मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड और सुपर्ब आइडिया है। मैंने सोच लिया है कि मैं अब एक ढाबा खोलने वाली हूँ। जी हाँ, एक ढाबा। आजकल के हिसाब से और जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना, उसमें बहुत से लोग भूखे ही रह जाते हैं।
हमारे गांव में इतने ढाबे भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना एक ढाबा खोल लिया जाए। लेकिन बहुरिया, तुम इस घर की बहू हो। हाँ पापा जी, मैं मानती हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन अगर इस घर का बेटा कमाई करके सबको संभाल सकता है तो इस घर की बहू क्यों नहीं। ससुराल वाले पहली बार तो मानते नहीं हैं, फिर ऋतिका उन्हें जैसे तैसे मना लेती है और वो अपना ढाबा खोलती है, जिसका नाम इंजीनियर का ढाबा होता है। ढाबे का नाम सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो कोई भी ढाबे में जाकर खाना खाता वो उस ढाबे का फैन बन जाता। ओह वाह जी वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बनाते हो जी आप। मैं इस गांव में अकेला रहता हूँ, मिल में काम करता हूँ ना। जी अब तो मैंने तय कर लिया है कि मैं रोजाना खाना यहीं से खाऊंगा। बड़ा मजा आया है जी इस खाने को खाकर। आप हर एक व्यक्ति के लिए ये मैसेज भी दे रही हो कि चाहे आपके अपने आप को कितना भी फोर्स करें, लेकिन करो वही जो आपके दिल को अच्छा लगे। थैंक यू सो मच भाई साहब, इट मीन्स अ लॉट। ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाने पर ऋतिका अपने ससुराल वालों को संभालती है। कुछ महीनों बाद करण और जगदीश को नौकरी मिल जाती है और ऋतिका भी 6 महीनों में पैसे कमाकर गांव का पहला सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलती है। तभी सभी को उस पर काफी गर्व महसूस होता है और नवनाथ भी उससे माफी मांगने आता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुझे इंजीनियरिंग करने के लिए फोर्स किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तू अपने कुकिंग के पैशन से इतने आगे आ जाएगी। मुझे तुम पर आज बहुत 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 गर्व हो रहा है ऋतिका। एक पिता माफी नहीं मांगते हैं, वो तो आशीर्वाद देते हैं। इस तरह ऋतिका अपने जीवन में बहुत तरक्की करती है और अपने पापा का नाम रोशन करके ही रहती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें उसी चीज को बढ़ावा देना चाहिए जो हमें पसंद हो, जिसमें हमारी रुचि हो। तानपुरा लेकर सुबह सवेरे जीविका घर के मंदिर के पट खोलकर कान्हा जी के गीत गाती है। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। सभी आरती करते हैं और जीविका की सास भवरी उसे शगुन देती है। ये लो छोटी दुल्हन, ये तुम्हारा शगुन। हम सच में खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमें तुम जैसी गायिका बहू मिली। ससुर घनश्याम कहते हैं, अरे छोटी दुल्हन, तुम्हारे गले में सच में माँ सरस्वती विराजती है। तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, पूरी दुनिया तुम्हें इतना पसंद करती है। तुम हमेशा यूं ही अपने जीवन में तरक्की करती रहो, हमारी यही मनोकामना है। ठाकुर जी है ना, उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ और उम्मीद है कि आगे भी बहुत नाम कमाऊं और आप सबका सर गर्व से और ऊंचा कर दूं। ये कहानी है जीविका की, जो एक गायिका होती है। वो फिल्मों में भी गाती है और ज्यादातर वो अपने भक्ति गीत के लिए प्रसिद्ध होती है। सोशल मीडिया पर उसके पूरे 10 लाख फॉलोअर्स होते हैं। उसे लोग माता की चौकी और भजन कीर्तनों में भी गाने के लिए बुलाया करते। ससुराल में उसकी सास भवरी, ससुर घनश्याम, जेठ अभिराज, जेठानी राखी और पति अद्वैत होते हैं। अद्वैत हमेशा अपनी जीविका का ख्याल रखता है। ये लो, ये तुम्हारा काढ़ा और ये मेरी कोल्ड कॉफी। जीविका, तुम्हारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग है कल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा की तरह अच्छा और दिल से गाना। अद्वैत जी, अगर आपका साथ हो तो मैं दुनिया की हर एक चीज को पा सकती हूँ। थैंक यू, हर मुश्किल में मेरी ढाल बनकर रहने के लिए। जीविका अगले दिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाती है और कुछ ही महीनों बाद उस फिल्म का गाना रिलीज होने के बाद वो रातों रात वायरल हो जाता है और एक दिन में ही उसके 50 लाख व्यूज हो जाते हैं, जिस कारण घर पर सभी जीविका के लिए बहुत खुश होते हैं, सिवाय उसकी जेठानी राखी के। राखी हमेशा से ही अपनी देवरानी जीविका से जलती रहती, क्योंकि सभी उसकी प्रशंसा करते रहते और राखी को कोई नहीं पूछता।
बुढ़िया ने खीर बनाई है। क्योंकि चुड़ैल का गाना फिर से सुपरहिट हो गया है। जिसे देखो वो बस जीविका के नाम की माला ही जपता रहता है। इस घर में किसी को भी मेरी नहीं पड़ी। हाँ। सुरीली आवाज के साथ साथ जीविका बहुत ही अच्छा खाना भी बना लेती। जब सास भवरी का जन्मदिन होता है तभी जीविका सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है और भवरी को वो सब बहुत पसंद आता है। अरे वाह वाह छोटी दुल्हन, ये तो कमाल का खाना बनाया है तूने। धन्यवाद, मैं वाकई में इन सब से बहुत खुश हूँ। धन्यवाद मत कहिए माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी सास को खुश रखूं। और एक ये बड़ी दुल्हन है जो इतना बुरा खाना बनाती है कि क्या कहूं। अरे कुछ सीखो छोटी दुल्हन से। हाँ? पापा, क्या आप भी इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती राखी भाभी? राखी को घनश्याम पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही हर कोई राखी को बस ताने देता रहता और उसे जीविका की छोटी सी छोटी खुशियों से भी जलन होने लगती। गेस व्हाट, मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में गाने का अवसर मिल रहा है, वो भी मेरे फेवरेट एक्टर सलमान खान की फिल्म में। आखिरकार ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। शाबाश छोटी दुल्हन, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है। ये वाला गाना भी सुपर डुपर हिट होगा, देख लेना। सभी जीविका के लिए बहुत खुश होते हैं तो वहीं राखी मुंह लटकाए कोने में खड़ी होती है। मेहमान भी जब घर पर आया करते हैं तो वो भी सिर्फ जीविका की तारीफों के ही पुल बांधते हैं। भवरी, घनश्याम तुम्हारी छुटकन बहू तो कमाल की है। मतलब इतनी अच्छी गायिका भी और इतनी अच्छी शेफ भी। बड़की बहू, तुम्हें भी छुटकन बहू से कुछ सीख लेना चाहिए। बड़की बहू, तुम्हें भी छुटकन बहू से कुछ सीख लेना चाहिए। चुप हो जाओ वरना आज तो तुम मेहमानों का काम तमाम करके ही रहूंगी, मैं कह दे रही हूँ। राखी का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अब वो जीविका को हर हाल में बर्बाद करना चाहती थी और इसीलिए वो जीविका के नाश्ते में आवाज बंद होने की दवा मिलाती है। अब ये नाश्ता खाने के बाद देवरानी साहिबा अपनी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो बैठेंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और फिर सभी लोग इसकी तारीफ करना बंद कर देंगे और इससे भी मेरी तरह ही ट्रीट करेंगे। बहुत खुशियां मना ली तूने जीविका, अब तेरी बर्बादी का वक्त आ चुका है। जीविका वो नाश्ता खाती है और कुछ ही देर बाद वो अपनी आवाज खो बैठती है। वो गूंगी हो जाती है। सभी ये देख बहुत ज्यादा हैरान और दंग रह जाते हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ आ ठाकुर जी, ये क्या हो गया? छोटी दुल्हन की आवाज चली गई। अद्वैत, जा जल्दी से छोटी दुल्हन को अस्पताल ले जा। अद्वैत जीविका को हॉस्पिटल ले जाता है लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते। वी आर सॉरी मिस्टर अद्वैत शाह, लेकिन आपकी वाइफ यानी मिसेज जीविका शाह की आवाज अब फिर कभी वापस नहीं आ सकती। उनके वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो चुके हैं। नो डॉक्टर, कह दीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है। मेरी जीविका, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। उस बेचारी के साथ ही क्यों हुआ ऐसा? जीविका की आवाज अब जा चुकी थी। वो घर वालों से इशारों इशारों में बात किया करती थी। इन सब से राखी के दिल को बहुत ठंडक मिलती है। हाँ, फाइनली जो मैंने सोचा था वही हुआ। इस जीविका की सबसे कीमती चीज, इसकी आवाज ही चली गई। हाँ। जीविका हिम्मत नहीं हारती और वो ठाकुर जी का मन में नाम लेकर एक ढाबा खोलने का फैसला लेती है। जी माँ, जीविका एक ढाबा खोलना चाहती है। अब उसकी आवाज तो जा चुकी है, लेकिन उसे फिर भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, इंडिपेंडेंट रहना है। प्लीज माँ, प्लीज पापा हाँ कह दीजिए। लेकिन देवर जी, आपको पता है ना कि हमारे घर में भगवान की कृपा से बहुत सारा पैसा है, तो फिर इतनी मेहनत मशक्कत क्यों? नहीं राखी, जीविका ने जो भी फैसला लिया है एकदम सही फैसला लिया है। हर औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना उसका हक है। तुम तो इतना पढ़ लिख कर भी कुछ करती नहीं, कम से कम अपनी देवरानी को तो करने दो, कुछ सीखो उससे। आवाज चली गई फिर भी हिम्मत और जज्बा नहीं गया। अभिराज एकदम सही कह रहा है। छोटी दुल्हन को ढाबा शुरू करने की पूरी अनुमति है। जीविका बड़ों के आशीर्वाद से अपना ढाबा खोलती है। वहाँ वो तरह तरह के मजेदार और लजीज पकवान तैयार करती है। सभी ग्राहकों को उसके ढाबे का खाना बहुत भाता है।
अरे आप जितना अच्छा गाती थी उसी तरह खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। सच में आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो सबके लिए। अरे हाँ जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकली। अरे बहुत आनंद मिला आपके हाथ का खाना खाकर। भगवान आपको खूब भला करे। हाँ जी, आप तो मल्टी टैलेंटेड निकली। बहुत आनंद मिला आपके हाथ का खाना खाकर। भगवान आपका खूब भला करे। जीविका हाथ जोड़कर उन्हें इशारों में ही धन्यवाद कहती है। जीविका अब अपनी आवाज के बिना भी पैसे कमा रही होती है और धीरे धीरे फिर से अपने ढाबे के कारण मशहूर होने लगती है। ये सब देख राखी की जलन और बढ़ जाती है और वो जीविका के ढाबे को तहस नहस करने के लिए रात के अंधेरे में घर के बाहर निकलती है। तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और पूरा परिवार राखी के सामने गुस्सैल आंखें दिखाते हुए खड़ा होता है। क्यों? उड़ गए होश? खिसक गई पैरों तले जमीन? हाँ, मेरी आवाज कभी गई ही नहीं थी। मैंने ये नाटक किया ताकि मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर सकूं। उस दिन जब तुम मेरे नाश्ते में वो दवा मिला रही थी तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और वो नाश्ता बदल दिया था। बड़ी दुल्हन, तुम अपनी देवरानी को बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। भावरी राखी को घर से बाहर निकाल देती है और जीविका अपना ढाबा और अपना सिंगिंग करियर दोनों बहुत अच्छे से संभालती है। उत्तमपुर कहकर एक गांव में शिवान्या कहकर एक गरीब लड़की रहा करती थी। उसकी शादी मोहन से होती है और वो अपनी सास नीलांबरी के साथ रहा करती थी। शिवान्या शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और वो गांव में एक छोटा सा ढाबा भी चलाती है। उस ढाबे पर वो स्वादिष्ट और लजीज पकवान बनाकर बेचा करती। अरे वाह जी वाह शिवान्या जी, वही आपके ढाबे की शान है ये खीर जो आप हर सोमवार को गांव वासियों को मुफ्त में प्रसाद के तौर पर देती हो। वाह! अरे भैया सच में आप कमाल हो शिवन्या जी। मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करता हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ भाई। सच में आप कमाल हो शिवान्या जी। मैं तो आपके ढाबे का खाना भी बहुत पसंद करती हूँ। यूं ही तरक्की करती जाओ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। धन्यवाद। मैं ये खीर शिव जी के प्रसाद के तौर पर आप सभी को बांटती हूँ क्योंकि वो तो महाकाल हैं, धरती के निर्माता हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शिवान्या हर सोमवार को सभी गांव वासियों को खीर प्रसाद देती और तो और वो रोजाना शिव जी की शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक करती और बेलपत्र भी अर्पित करती। महुरिया, तू हर सोमवार को गांव में मुफ्त की खीर बांटती है। अरे वो खीर के अगर 5-5 रुपया में भी बेच देगी तो अभी कितना कमाई कर लेगी तू? तनिक सोचा है कब्बो? एक का फर्क पड़ी है, ये तो भोले बाबा की भक्ति में समर्पित हो चुकी है। शिवान्या को नीलांबरी की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसे गुस्से से जवाब देती है। अम्मा जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? शिव जी के प्रसाद को मैं पैसों के लिए बेचूं? इतनी घटिया और घिनौनी सोच है आपकी, ये मुझे आज पता चला। महुरिया, तू हमार बात को गलत समझ रही है। हमार ऊ मतलब नहीं। माँ, आपका जो भी मतलब हो, लेकिन ये विचार बहुत गलत है। अपनी सोच को बदलिए। उसी गांव में महेंद्र नामक एक बहुत ही लालची आदमी रहा करता। वो गरीबों का पैसा लूटकर अपनी जेब भरता। एक दिन उसे गांव के एक तांत्रिक के बारे में पता चलता है। अरे भाई महेंद्र भाया, तुझे पता है गांव में एक तांत्रिक है जो असंभव को भी संभव कर सकता है। तेरी ख्वाहिश चाहे कितनी भी नामुमकिन क्यों ना हो, वो हर ख्वाहिश को मुमकिन कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। किधर है वो तांत्रिक बाबा? जल्दी से उसका पता दे दे मुझे। अरे भाई गांव की पुरानी हवेली के पीछे के जंगल में रहता है वो तांत्रिक बाबा। उससे सूर्यास्त के बाद ही मिलने जाना, वो तुझे घने अंधेरे में ही मिलेगा। घना अंधेरा? अरे भाया, ये तू क्या बोल रहा है? घने अंधेरे में भूत पिशाच ने अगर मुझे पकड़ लिया उस खूंखार जंगल में तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे महेंद्र भाया, तू क्यों इतना लोड ले रहा है भाई? निश्चिंत होकर जा मेरे भाई। महेंद्र हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे जंगल में जाता है। उसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन होती है। कदम कदम पर चमगादड़ उड़ रहे होते हैं और साथ ही खौफनाक सन्नाटे में जंगली जानवरों की भी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं।
हाल तो जलाल तू, आई बला को टाल तू, आई हाल तो जलाल तू, आई बला को टाल तू। कुछ देर और आगे जाकर महेंद्र को तांत्रिक बाबा मिल जाते हैं और वो तांत्रिक बाबा को कहता है, बाबा बाबा मुझे करोड़पति बनना है, मुझे करोड़पति बना दो। मैं आपसे विनती करता हूं, एक आप ही हो जो मेरे इस बचपन के सपने को हकीकत में बदल सकते हो। चिंता मत करो बेटा, तांत्रिक बाबा सबकी मदद करता है, तुम्हारी भी करेगा, लेकिन तुम्हें करोड़पति बनने के लिए कुछ बलिदान देने होंगे। कैसे बलिदान बाबा? आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, आप बस बोलकर तो देखिए। अगर तुम्हें सच में करोड़पति बनना है तो तुम्हें इस पूरे गांव को मौत के घाट उतारना होगा और सभी को मारकर उनकी बलि चढ़ानी होगी। तभी जाकर तुम्हें वो जादुई बीज मिलेगा जिसे बोकर जादू पैसों का पेड़ उगेगा और तुम करोड़पति बन जाओगे। ये सुनकर महेंद्र के मन में और भी लालच जाग जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। पूरे गांव को मैं कैसे मार दूं? ये तो मुश्किल काम है बाबा। वो सब मैं नहीं जानता, तुम्हें पूरे गांव की बलि चढ़ानी होगी और वो भी आने वाले 24 घंटों में। ठीक है बाबा, मैं पूरे गांव की बलि चढ़ाकर रहूंगा। हाँ, आप टेंशन फ्री रहिए। जल्दबाजी में महेंद्र तांत्रिक बाबा को हाँ तो कह देता है, लेकिन वो रात भर यही सोचता है कि कैसे वो एक ही बार में पूरे गांव को खत्म कर सके। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक सुझाव आता है। आइडिया! कल सोमवार है और हर सोमवार की सुबह शिवन्या ढाबे वाली पूरे गांव को खीर का प्रसाद मुफ्त में बांटती है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं कल सुबह उस खीर के प्रसाद में चुपके से जहर मिला दूंगा, जिसके बाद उस जहर के कहर से थोड़ी ही देर में सभी गांववासी मर जाएंगे और फिर मैं उन सभी की बलि चढ़ा पाऊंगा। अगली सुबह शिवान्या सुबह जल्दी उठकर बड़े बर्तन में पूरे गांव के लिए खीर बनाती है और सबसे पहले वो शिव जी को खीर भोग लगाती है। हे त्रिनेत्रधारी, आपकी जय जयकार। हमेशा की तरह हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपकी मनपसंद खीर शिव जी आज का दिन सभी के लिए सुंदर और मंगलमय हो, यही प्रार्थना है मेरी। शिवान्या शिव जी को भोग लगा रही होती है कि तभी क्रूर महेंद्र आकर गांव वालों में बटने वाली खीर में जहर मिला देता है और तुरंत वहां से रफूचक्कर हो जाता है। बाद में शिवान्या सभी गांव वालों को खीर प्रसाद बांटती है और सभी खुशी खुशी शिव शंभू का नाम लेकर उस खीर को खा लेते हैं। वहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ महेंद्र ये सब देखकर बहुत खुश होता है। अब देखना कैसे 5 मिनट के अंदर सभी एक के बाद एक मर के गिर पड़ेंगे और मेरी जीत होगी। मारो मारो, जल्दी मारो, जल्दी मारो। इन सब के बीच शिवान्या महेंद्र को पेड़ के पीछे छुपकर सबको देखकर हंसते हुए देखती है। वो उसके लिए भी एक कटोरी खीर लाकर उसके पीछे जाती है। तभी वो उसकी सारी बातें सुन लेती है। बेचारे गांव वाले, इन्हें तो पता ही नहीं कि ये जो खीर खा रहे हैं उसमें मैंने जहर मिलाया है। ये बात सुनकर शिवान्या के हाथ की कटोरी नीचे गिर जाती है और उस आवाज से महेंद्र पीछे मुड़कर देखता है। शिवान्या महेंद्र को गुस्से से एक थप्पड़ मारती है। मूर्ख आदमी, अरे लालच के प्रकोप में आकर तू तो हैवान बन गया। इतनी घिनौनी हरकत को अंजाम दे दिया तूने, तेरी खैर नहीं आज। शिवान्या पेड़ के पास लगे हुए त्रिशूल को लेती है और उस त्रिशूल से महेंद्र पर हमला करने जाती है। आज तो तेरा अंत तय है, अभी पुलिस आती होगी। बोल, कानून की सजा काट कर मरना है या मेरे हाथों ही मरना है? महेंद्र डर के मारे कांपने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और महेंद्र को गिरफ्तार करती है। इन सब के बाद जब शिवान्या शिव जी के मंदिर में जाती है, तभी वहां पर असलियत में शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी आप? जय भोलेनाथ। शिव जी, गांव वालों को कुछ नहीं होगा ना? उस दुष्ट आदमी ने खीर में जहर मिला दिया था अपने घिनौने मंसूबों को पूरा करने के लिए। नहीं शिवन्या पुत्री, गांव वालों की जान बिल्कुल सुरक्षित है।
उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आखिरकार वो खीर मेरी परम भक्त ने जो बनाई थी। शिवन्या, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उपहार के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। शिवजी शिवान्या को ढेर सारा धन देते हैं। ये सब क्या है शिवजी? मुझे धन दौलत का कोई मोह या लालच नहीं है। मैं तो बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और दूसरों की भलाई। इसे मेरा आशीर्वाद ही समझो और इसके जरिए दूसरों की मदद और भलाई करो। आयुष्मान भव। इतना कहते ही शिवजी अदृश्य हो जाते हैं और शिवान्या उस धन को गरीबों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करती है और सदैव शिवजी की पूजा आराधना करती रहती है और हर सोमवार को शिवजी का प्रसाद खीर बांटना जारी रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।